कहाँ तक हुआ है बेटा? बायोटेक शुरू करना है? च- कुछ डिस्कस नहीं हुआ था उसमें? अच्छा, तो हेडिंग कर लो, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ध्यान दो बेटा, हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में बायोटेक्नोलॉजी के दो चैप्टर हैं। पहला है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस जो चैप्टर है, इसमें हमको बायोटेक्नोलॉजी है क्या इसकी बात करनी है, बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक्स की बात करनी है कि बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं। ठीक है, अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे बनाते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल कैसे बनाते हैं, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कैसे बनाते हैं। ठीक है, यानी जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे सीखा जाएगा। ठीक है, अगर हमको किसी प्रोडक्ट को, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को इंडस्ट्रियल लेवल पे लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना है, तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कैसे होता है, बायोरिएक्टर की बात की जाएगी। तो इस पहले चैप्टर में हम टेक्निक की बात करते हैं, सारी टेक्निक सीखते हैं। जो भी हमने टेक्निक सीखा, अब दूसरे चैप्टर में उसका एप्लीकेशन सीखना है। तो दूसरा चैप्टर होगा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जहां पे हम ये सीखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कौन कौन से फील्ड में है। तो हमको सबसे पहले, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड में एप्लीकेशन पढ़ना होगा। वहां पे सबसे ज्यादा एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर फील्ड में। ठीक है, जितना भी हमारे सिलेबस में एग्जांपल्स हैं, सबसे ज्यादा एग्जांपल एग्रीकल्चर फील्ड के हैं कि हम कैसे, ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट बना के, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड में बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेडिसिनल फील्ड की बात की जाएगी। मेडिसिनल फील्ड में हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। एक तो ह्यूमन का जो इंसुलिन हार्मोन है, वो हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बैक्टीरिया में कैसे बना सकते हैं, तो इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन डिस्कस किया जाएगा। दूसरा जीन थेरेपी की बात की जाएगी। अगर हमको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो हम जीन थेरेपी से अपने जेनेटिक डिसऑर्डर को कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा होगा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में जैसे अगर हमको कोई डिजीज है, कोई डिसऑर्डर है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उसको कैसे पता लगाते हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। दूसरा, हमको कोई वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, जैसे एचआईवी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो उस केस में भी हम कैसे एचआईवी के वायरस को वहां पे डिटेक्ट कर सकते हैं। एलाइजा टेक्निक की बात की जाएगी, प्रोब टेक्निक की बात की जाएगी, पीसीआर की बात की जाएगी, उससे कैसे हम किसी पैथोजन को डिटेक्ट करते हैं। तो ये टेक्निक हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज, कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो बनाते हैं उसका यूज क्या होता है, कहां कहां हम यूज कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स का, ठीक है, क्यों बनाते हैं, ये डिस्कस करेंगे। और फिर कुछ छोटे छोटे टॉपिक, ठीक है, जैसे एथिकल इश्यूज हो गया, ठीक है, बायो पेटेंट हो गया, बायो पायरेसी हो गया, इनको डिस्कस करेंगे। और ये हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा। तो ये दो चैप्टर हमारा होगा। पहला चैप्टर होगा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, दूसरा होगा एप्लीकेशन। अभी हम प्रिंसिपल एंड प्रोसेस की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी से नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इन दोनों से कंपेयर किया जाए तो कहीं ज्यादा इन दोनों से क्वेश्चन यहां से आ रहा है। ठीक है, और टाइम यहां पे उन दोनों चैप्टर से कम लगने वाला है। ठीक है, और आसान भी है। अगर देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट होगा, बहुत ही आसान पार्ट होगा, तो इसको याद रखना भी आसान होगा हमारे लिए। तो कम मेहनत में हम ज्यादा नंबर यहां से अचीव कर सकते हैं नीट के ऊपर। ठीक है, अब सबसे पहली बात यह है कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या।
ये हमारे लिए नया है, हमने अभी तक कभी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा नहीं है। तो सबसे पहले हम तो ये समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी कहते किसे हैं, फिर उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, उसकी बात करेंगे। तो ध्यान सुनना बेटा, बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म दिया था वो सबसे पहले दिया था कार्ल इरेकी नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। बायो और टेक्नोलॉजी, बायो का मतलब हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग, ठीक है। लिविंग बीइंग का यूज करना और टेक्नोलॉजी का यूज करना। तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके उसमें हम टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, और उससे हम ह्यूमन को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए कोई बेनिफिशियल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं या कोई ह्यूमन को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यही बायोटेक्नोलॉजी है। शुरू में जब ये टर्म दिया गया था तो इस टर्म का एक लिमिटेड मतलब था, और वो लिमिटेड मतलब क्या था, तो वहां पे बायो का मतलब माइक्रोब से लिया गया था, और माइक्रोब्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब शुरू में यह लिया था कि माइक्रोब्स का यूज करना, ठीक है, और उन माइक्रोब्स का यूज करके ह्यूमन के लिए कोई यूजफुल प्रोडक्ट बनाना, यही बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो जब पहले बायोटेक्नोलॉजी वर्ड आया, टर्म आया, उस टाइम पे बायोटेक्नोलॉजी का सिंपल सा इतना सा मतलब निकाला गया कि किसी भी माइक्रोब्स का यूज करके, जैसे लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस का यूज करके हम लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने किसी माइक्रोब्स का यूज किया और माइक्रोब्स का यूज करके अपने लिए कोई बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाया, यही बायोटेक्नोलॉजी है। बट जैसे जैसे ये ब्रांच डेवलप होती गई, आज बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन काफी वास्ट है। आज हम बायोटेक्नोलॉजी को केवल माइक्रोब्स तक लिमिटेड करके नहीं रखते हैं, उसमें एनिमल्स भी आते हैं क्योंकि हम ट्रांसजेनिक एनिमल बना रहे हैं, उसमें प्लांट्स भी आते हैं क्योंकि हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना रहे हैं। तो अब हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसमें काउंट कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। बात समझ गए, ठीक है। तो हमने ये जो डेफिनेशन लिखा, ये शुरू में बायोटेक्नोलॉजी टर्म कैसे दिया गया उसके बारे में बता रहा है। तो एक बार आप इतना लिख लेना, फिर एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं, और तब जाके आगे बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी कितने टाइप का होता है। हो गया। चलो लिखोगे बेटा, जल्दी जल्दी लिखो। बोले, लिखो। यूज ऑफ यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉमा, देयर कंपोनेंट, देयर कंपोनेंट, कॉमा, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट, देयर कंपोनेंट एंड प्रोडक्ट फॉर फॉर प्रोडक्शन ऑफ, फॉर प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट, फॉर प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट एंड सर्विस, यूजफुल प्रोडक्ट एंड सर्विस, यूजफुल प्रोडक्ट एंड सर्विस for human being, for human being is called biotechnology, is called biotechnology, ठीक है। सुनना बेटा इस पॉइंट को,
हमने क्या कहा, इस डेफिनेशन को समझते हैं। ठीक है, हमने कहा किसी ऑर्गेनिज्म का यूज करना, यानी पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म यूज कर लें। जैसे हमको जब इंसुलिन बनाना है, ह्यूमन का जो इंसुलिन हार्मोन होता है, ठीक है, पहले इंसुलिन हार्मोन कैसे बनता था इसको समझो। पहले इंसुलिन हार्मोन जब भी किसी डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया था तो वो कहां से आता था? तो हम एनिमल को कट करते थे, स्लेटर करते थे, उनका पैंक्रियाज निकालते थे और वहां से इंसुलिन प्रोटीन आइसोलेट करते थे, ठीक है, और वही इंजेक्शन के फॉर्म में मार्केट में आता था। अब उसमें दिक्कत यह थी कि किसी एनिमल के पैंक्रियाज में इंसुलिन हमको उतना ही मिल सकता ना जितना वहां बना होगा, तो हम जितना चाहे उतना तो मिल नहीं सकता। दूसरा, वो जो इंसुलिन हार्मोन होगा, एक तो क्वांटिटी हमको कम मिलेगी, दूसरा वो इंसुलिन हार्मोन हमारे सोर्स का नहीं है, हमारी बॉडी का नहीं है, वो एनिमल ओरिजिन का है। तो उसमें कोई ना कोई ऐसा प्रोटीन पार्ट जरूर होगा जो हमारी बॉडी के लिए फॉरेन की तरह काम करेगा, तो इम्यून रिस्पॉन्स आता था, उसको लगाने पे एलर्जिक रिएक्शन होता था, ठीक है, बट और कोई सोर्स हमारे पास में था नहीं। फिर बायोटेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो हमने सोचा कि हम क्यों नहीं ह्यूमन के ही इंसुलिन का जीन निकाल लें, और ह्यूमन के इंसुलिन का जीन निकाल के उस जीन को बैक्टीरिया में डाल दें, इकोलाई में, और इकोलाई के अंदर हम इंसुलिन को बनवा लें, उस जीन को एक्सप्रेस करा लें। तो अगर हम ह्यूमन के इंसुलिन के जीन से इंसुलिन प्रोटीन बनाएंगे तो वो प्रोटीन एग्जैक्ट वैसा ही होगा जैसा हमारा प्रोटीन होता है। उस इंजेक्शन को लगाने से कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं आएगा। और दूसरा ये होगा कि हम जितना चाहे उतना इंसुलिन बना सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ तो हमारे ऊपर है, ठीक है, हर 28 में इकोलाई डिवाइड होगी, ठीक है, तो हम जितनी बैक्टीरिया चाहे उतनी बैक्टीरिया बना सकते हैं। इस तरीके से हमने क्या किया, ह्यूमन के इंसुलिन के जीन को ह्यूमन से निकाल के बैक्टीरिया में ट्रांसफर करके वहां इंसुलिन बनाया, और आज जो मार्केट में इंसुलिन का इंजेक्शन आता है वो ऐसे ही बनाया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। तो हमने क्या किया, पूरे एक, ठीक है, बैक्टीरिया का यूज किया कि नहीं किया? तो ऑर्गेनिज्म, पूरा ऑर्गेनिज्म यूज हो सकता है, या फिर उसका कोई सेल यूज हो सकता है। अब बात करो, अगर बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया तो एक सिंगल सेल ही है, तो वो ऑर्गेनिज्म भी है और एक सेल भी है, ठीक है। ठीक ऐसे ही हमने क्या किया, कई सारे प्रोटीन जीन जो किसी दूसरे सोर्स के थे निकाला। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है हिरुडिनेरिया, उसमें कंपाउंड होता है हिरुडीन, जो हमारे ब्लड को कोआगुलेट होने से बचाता है। तो हमने क्या किया, हिरुडिनेरिया से हिरुडीन का जीन निकाल लिया, और एक प्लांट है ब्रेसिका नेपस, उसमें डाल दिया, और वो प्लांट बन गया ट्रांसजेनिक प्लांट। अब उस प्लांट में वो जीन एक्सप्रेस होता है, और उसके सीड से हमको हिरुडीन मिलता है। तो हमने, ठीक है, प्लांट का यूज कर लिया, पूरा का पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म हो गया। तीसरा एग्जांपल देते हैं जो आगे आएगा आपके सिलेबस में, ठीक है। ह्यूमन का जो मिल्क होता है उसमें एक अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है बेटा, ठीक है, और जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको वो प्रोटीन चाहिए। अब क्या होता है, कई बार जब बर्थ होता है फीमेल का, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर डिजीज कंडीशन है, ठीक है, तो वो लैक्टेशन नहीं कर पाती है। तो अब उस बच्चे को हम बाहर बाहर का दूध देते थे, लेकिन उस मिल्क काउ, जैसे मान लो काउ मिल्क दिया, काउ मिल्क में वो प्रोटीन नहीं होगा, नहीं, अब वो प्रोटीन उसको मिल नहीं पाता है। तो हमने क्या किया, ह्यूमन का वो जीन, ठीक है, एक काउ में डाल दिया, और एक ट्रांसजेनिक काउ बनाया, रोजी काउ, और रोजी काउ के मिल्क में अब वो प्रोटीन बनता है। तो हमने रोजी काउ के मिल्क से वो प्रोटीन आइसोलेट कर लिया, और उसको हमने पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करके बच्चों को, जो न्यूबॉर्न बेबी उनको दे सकते हैं। तो हमने पूरा का पूरा काउ यूज किया। ऑर्गेनिज्म हुआ कि नहीं हुआ? तो हम किसी ऑर्गेनिज्म का यूज करें, ये एग्जांपल समझ में आया, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म यूज करें, या फिर हम उसका कोई सेल यूज करें, ठीक है, या फिर कोई कंपोनेंट यूज करें। अब कंपोनेंट क्या है, अभी जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो हम ई कोलाई बैक्टीरिया से उसका प्लाज्मिड निकाल लेंगे। प्लाज्मिड क्या है, उसका कंपोनेंट है, और प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर यूज करके हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, तो पूरा प्लाज्मिड यूज होगा, तो उसका कंपोनेंट हुआ। तो सुनना, कोई ऑर्गेनिज्म यूज करना, उसका कोई सेल यूज करना, उसका कोई प्रोडक्ट यूज करना, कोई कंपोनेंट यूज करना, और ये यूज करके ह्यूमन के बेनिफिट के लिए कोई यूजफुल प्रोडक्ट बनाए। जैसे हमने कोई हार्मोन बनाया, कोई एंजाइम बनाया, कोई एंटीबायोटिक बनाया, कोई वैक्सीन बनाया, ठीक है, या फिर हम ह्यूमन को कोई सर्विस प्रोवाइड करें, यही क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। अब ये सर्विस क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या किया बेटा, एक टेक्निक निकाली है जीन थेरेपी। जेनेटिक डिसऑर्डर को, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करने का कोई मेडिसिन नहीं आता है। किसी मेडिसिन से कोई जेनेटिक डिसऑर्डर कभी ठीक नहीं होता है, तो वो एक ही तरीके से ठीक हो सकता है, जीन थेरेपी से। और जीन थेरेपी एक सर्विस है, तो बायोटेक्नोलॉजी ने ह्यूमन को एक सर्विस दिया है, जीन थेरेपी, कि इस सर्विस का आप यूज करो और आप अपने जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करो।
बात समझ गए? तो ह्यूमन के लिए कोई बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाना या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करना, यही क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो समझ में आया बायोटेक्नोलॉजी क्या है? पक्का। अब थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी के डेफिनेशन को बताता हूं। ये मैंने एनसीईआरटी के डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करके इजी वे में लिखवाया। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे कहा गया है कि ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक डेफिनेशन दिया है। और वो डेफिनेशन क्या है? तो उस डेफिनेशन में कहा गया इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस कॉमा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, देयर सेल एंड पार्ट ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस, यही कहा गया है। अब इसका मतलब क्या है? तो इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस का मतलब क्या है? नेचुरल साइंस का मतलब है नेचर के बारे में जो कुछ हम जान रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो कुछ जान रहे हैं। अगर मैं किसी बैक्टीरिया का यूज कर रहा हूं, किसी प्लांट का यूज कर रहा हूं, किसी एनिमल का यूज कर रहा हूं, तो मुझे उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी? तभी तो यूज कर रहे हैं, और वही नेचुरल साइंस है। तो जो भी हम किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं, जो हमारी नॉलेज है, वो नेचुरल साइंस है। उस नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन करना, उसका यूज करना, किसी ऑर्गेनिज्म का यूज करना, किसी उसके सेल का यूज करना, उसके किसी पार्ट का यूज करना, मॉलिक्यूलर एनालॉग का यूज करना। अब मॉलिक्यूलर एनालॉग क्या है? दो कंपाउंड जिनका ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है, मॉलिक्यूलर एनालॉग कहलाएंगे। जैसे मान लो ह्यूमन के इंसुलिन का जीन मुझे चाहिए, तो एक तरीका यह है कि हम ह्यूमन के सेल से निकालें और बैक्टीरिया में डालें, और दूसरा तरीका यह भी तो है कि अगर मुझे उसका सीक्वेंस पता है तो मैं आर्टिफिशियली उस जीन को बना ही लूं, आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस मेथड से। ठीक है, खुराना साहब ने फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन सिंथेसाइज किया था। दैट मींस हम जीन को आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो हम उस जीन को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर लें और उसको बैक्टीरिया में डाल दें। अब सोचो, ह्यूमन से जो डीएनए निकलेगा वो भी वही प्रोटीन बनाएगा, और हम अगर वही डीएनए आर्टिफिशियली बना रहे हैं तो वो भी वही प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि सीक्वेंस सेम है। तो दोनों का ओरिजिन डिफरेंट हुआ बट फंक्शन क्या है? सेम है। तो हम कोई मॉलिक्यूलर एनालॉग यूज कर लें, और मॉलिक्यूलर एनालॉग यूज करके हम उससे ह्यूमन के लिए कोई बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाए या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करें, ही क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। तो हमने इसी डेफिनेशन को इजी वे में, आसान लैंग्वेज में आपके नोट्स में लिखवा दिया। तो अगर एनसीईआरटी वाला रेफरेंस पढ़ोगे तो कोई दिक्कत होगी क्या? अब इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस का मतलब समझ में आ गया, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का यूज समझ में आ गया, उसके किसी पार्ट का यूज समझ में आ गया, कंपोनेंट का यूज समझ में आ गया, प्रोडक्ट का यूज समझ में आ गया, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूलर एनालॉग की बात समझ में आ गई, उसके उससे प्रोडक्ट और सर्विस, सर्विस का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी कितने टाइप का है। यहां सुनना, अब जहां पे आपने डेफिनेशन लिखा है वहीं से आप दो एरो करोगे, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है बेटा, ठीक है। पहला, दो टाइप के बायोटेक्नोलॉजी हैं। पहला है ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल बायोटेक, ठीक है, और दूसरा है न्यू या फिर मॉडर्न बायोटेक, ठीक है। ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल बायोटेक, और लिख लेना है ऐसे, लिख लो, न्यू या फिर मॉडर्न बायोटेक। तो बायोटेक्नोलॉजी दो टाइप का, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी एंड न्यू बायोटेक्नोलॉजी। अब कब हम ओल्ड कहेंगे, कब न्यू कहेंगे, अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि बायोटेक्नोलॉजी जो है, जो साइंस की ब्रांच है, ये एक नई ब्रांच है कि पुरानी ब्रांच है? कितनी पुरानी है? कितना? 100 साल पहले, 200 साल पहले, ठीक है, या 10 साल पहले, 20 साल पहले, 150 साल पहले, चलो 100 साल पहले, और गेस करो, 50 साल, 50 ईयर पहले, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी उतनी ही पुरानी है जितना पुराना हमारा सिविलाइजेशन है। जब से ह्यूमन सिविलाइज हुआ है तब से उसके साथ बायोटेक्नोलॉजी है। बात समझ गए? तो बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही पुरानी ब्रांच है, ठीक है। कौन सी? ओल्ड वाली। ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये 1970 के आसपास डेवलप हुई है, ठीक है। जो पुराना बायोटेक्नोलॉजी है, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है, वो बहुत ही पुराना है। और कैसे, ये अभी जब मैं बताऊंगा कि इसमें होता क्या है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये इतना पुराना है। तो अगर लिख लिया तो आप लिखोगे ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी किसे कहेंगे, तो यहां लिखोगे इसके नीचे, ओल्ड वाले के नीचे, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन नेचुरल कैपेबिलिटीज, based on natural capabilities of living organism,
of living organism based on natural capabilities of living organism। ठीक है बेटा, तो ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेचुरल कैपेबिलिटी पे बेस्ड है। अब नेचुरल कैपेबिलिटी का मतलब क्या है इसको थोड़ा समझना, ठीक है, ध्यान सुनना। जैसे मान लो एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, वो बनाता है लैक्टिक एसिड। अब हमारी नजर इस पे गई, ये उसकी नेचुरल कैपेबिलिटी है, लैक्टिक एसिड बनाना उसको नेचुरली आता है, वो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। तो हमारी नजर उस पे गई कि भैया ये तो लैक्टिक एसिड बनाता है। अब हमने क्या किया, मिल्क को बॉयल किया, ठीक है, थोड़ा सा उसको ल्यूकवार्म जब वो हो गया तो हमने उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाल दिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने क्या किया, ठीक है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस किया। लैक्टिक एसिड ने क्या किया, मिल्क को पार्सली डाइजेस्ट किया और कोआगुलेट किया, और वही मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो गया, तो कर्ड बन गया। और कर्ड का यूज हम करते हैं, तो हमने क्या किया, उसके नेचुरल कैपेबिलिटी का यूज करके अपने लिए कर्ड बनाना चालू किया। कर्ड बनाना एक टेक्निक है कि नहीं है? अगर उसमें भी देखो टेम्परेचर थोड़ा सा इधर उधर होता है तो कर्ड प्रॉपर नहीं बनता है, तो एक टेक्नोलॉजी हुई कि नहीं हुई? तो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज किया और टेक्नोलॉजी का यूज किया और अपने लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाया, बायोटेक्नोलॉजी। तो कर्ड, अगर मम्मी किचन में रोज कर्ड बना रही है, ठीक है, तो मम्मी एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, बस डिग्री नहीं उनके पास में, ठीक है, तो वो भी एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, वो बायोटेक्नोलॉजी का की प्रैक्टिस रोज कर रही है किचन के अंदर, ठीक है। तो ये नेचुरल कैपेबिलिटी, ये बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी हो गया। दूसरा, ठीक है, ईस्ट की बात करें, एनएरोबिक कंडीशन में हमने देखा कि ईस्ट जब एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाता है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है ऑक्सीजन की कमी में, और जब वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो पायरुविक एसिड से अल्कोहल बनाता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब हमारी नजर उस पर पड़ी कि ये तो अल्कोहल बना रहे हैं, हमने कहा बहुत अच्छा, ठीक है। अब हमने क्या किया, उस ईस्ट का यूज किया और एनएरोबिक कंडीशन उसको प्रोवाइड करके उससे अल्कोहल प्रोडक्शन चालू करवा दिया, ठीक, और उस अल्कोहल का यूज हम कर रहे हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट बना कि नहीं बना, उसके नेचुरल कैपेबिलिटी का यूज करके। हमने देखा एक बैक्टीरिया है, जब वो ग्रो करती है तो अपने चारों तरफ एक ऐसा केमिकल सिक्रीट करती है कि बाकी कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाता, सारे मर जाते हैं। हमने कहा बहुत अच्छा, ठीक है। अब हमने क्या किया, उस बैक्टीरिया का यूज किया और उससे वो केमिकल प्रोड्यूस करके, ठीक है, अपने लिए एंटीबायोटिक के तरीके से यूज करना चालू कर दिया, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन। हमने देखा एक बैक्टीरिया है जो सिट्रिक एसिड बनाती है अपने लिए, हमको सिट्रिक एसिड चाहिए, हमने उस बैक्टीरिया का यूज किया और सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन चालू कर दिया। तो ये सभी ऑर्गेनिज्म की नेचुरल कैपेबिलिटी थी, हमने बस उसको देखा और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी लगा के अपने लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाना चालू किया, दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। और ये ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। अब सोचो ये सारे काम कब से हो रहे हैं, बहुत पहले से। आपने, ठीक है, पुराणों में भी पढ़े होंगे, ठीक है, जो भी ग्रंथ आपने पढ़ा, जैसे पुराणों में लिखा गया कि पहले राक्षस होते थे जो सोमरस पीते थे। सोमरस क्या है, अल्कोहल। तो अल्कोहल प्रोडक्शन कब से हो रहा है, बहुत पहले से, तब से बायोटेक्नोलॉजी है। बात समझे? ठीक है, तो लिखना फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, कॉमा, एल्कोहल, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, एल्कोहल, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, सिट्रिक एसिड, एटसेट्रा। ठीक है बेटा, अब सुनना, अब जो हम यहां बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं वो ओल्ड नहीं है, हमको ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ना है यहाँ पे। तो फिर ये हमारे सिलेबस में कहाँ है? ये हमारे सिलेबस में है, मैंने आपको कहा था एक चीज पढ़ने के लिए, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहां पे यही तो पढ़ रहे हैं, कौन सी बैक्टीरिया क्या करती है। तो वो क्या है, ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, उसी को ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं जो हमको पढ़ना है यहाँ, न्यू या फिर मॉडर्न, यानी हमको यहाँ पे न्यू या फिर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करनी है, और ये अब डेवलप हुआ है, ठीक है, और इसी के बारे में हम इन दोनों चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां लिखोगे बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन recombinant 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 DNA, recombinant DNA technology। For example, genetic engineering, genetic engineering, genetic engineering।
ठीक है, तो एक्चुअल में हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ना है, ठीक है, और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है अभी आगे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो हमारा मेन टॉपिक क्या हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। अब एक नोट लिखना, कॉमन नोट, अब डिवाइड कर लिया नीचे, कॉमनली एक नोट लिखना। लिखो बेटा, फॉलोइंग टू डिस्कवरीज, फॉलोइंग टू डिस्कवरीज, following two discoveries play an important role, following two discoveries play an important role in development of play an important role in development of genetic engineering, in development of genetic engineering। अब चलो, अभी मैंने आपको कहा कि जो न्यू या फिर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है वो अभी डेवलप हुई है, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी डेवलप हुई है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के डेवलप होने में कौन कौन सी दो डिस्कवरी है जिसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो वो दोनों डिस्कवरीज क्या है इनकी बात करेंगे। तो फर्स्ट लिखोगे, फर्स्ट डैश करके, फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड, डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया, डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड की डिस्कवरी हुई कि बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, स्मॉल साइज का होता है, जिसके पास में अपनी खुद की ओराई होती है जो अपना रेप्लिकेशन खुद करा सकता है, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये आपने डाइवर्सिटी जब पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो प्लाज्मिड की डिस्कवरी हुई और फिर हमने उस प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर यूज करना चालू किया। अब वेक्टर क्या भी आगे समझ में आएगा। तो अगर ये डिस्कवरी नहीं हुई होती प्लाज्मिड की, तो हम उसको वेक्टर की तरह यूज नहीं कर पाते और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना नहीं पाते। अभी जब मैं समझाऊंगा हल्का सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, सेकेंड, डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इन बैक्टीरिया, डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इन बैक्टीरिया। अभी आप देखोगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमको डीएनए को कट भी करना है, दो डीएनए को आपस में जोड़ना भी है। तो डीएनए को कट करने के लिए हम एक एंजाइम यूज करते हैं जिसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं, जो डीएनए पे स्पेसिफिक कट करता है, ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करता है। दैट मींस जहां कट होना है हमको पता रहता है कि यहीं कट होगा। अब अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर नहीं हुआ होता तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, हम डीएनए पे पर्टिकुलर कट नहीं लगा पाते, और ऐसा नहीं हो पाता तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बनता, जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप नहीं होता। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के डेवलपमेंट में इन दोनों डिस्कवरीज ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब हमको यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के पे बेस्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करनी है। तो अब समझते हैं पहले कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कहेंगे किसे, बात समझ गए, ठीक है। तो हेडिंग करेंगे बीच में ऐसे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और लिखते चलो आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, एंड मैनिपुलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए दूसरा स्टेप, ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड डीएनए
into host cell by the help of वेक्टर डीएनए या फिर इसको कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर। फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। ध्यान दो बेटा। देखो पूरे चैप्टर में हमको यही दो चीज पढ़नी है, ठीक है। इतना छोटा, ये तो बस डेफिनेशन है, बट पूरा चैप्टर इसी दो चीजों पे बेस्ड है। हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ना है और कल्चरिंग पढ़ना है, ठीक है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या, एक बार पहले बताता हूं, जब तक मैं एग्जांपल लेकर नहीं समझाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। डेफिनेशन ऐसे पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, तो एग्जांपल समझेंगे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ देता हूं है क्या। तो कहा जा रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग में कि आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। एक डिजायर्ड डीएनए होगा जिसको आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे, आइसोलेट करेंगे, बाहर निकालेंगे और मैनिपुलेट करेंगे, यानी उसमें अगर किसी अल्टरेशन की जरूरत होगी तो उसको अल्टर करेंगे, यानी उससे कोई पार्ट कट करना है या उसमें कोई पार्ट जोड़ना है वो करेंगे। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड डीएनए। अब उस डिजायर्ड डीएनए को ट्रांसफर करेंगे इनटू होस्ट सेल, किसी दूसरे सेल में। जिस सेल में ट्रांसफर करते हैं उसको होस्ट सेल कहते हैं। होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए की मदद से, जिसको क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं, ठीक है। और जब हम ट्रांसफर कर देंगे तो जिसमें ट्रांसफर करेंगे वो बन जाएगा ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल, और उस ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल का फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। जब उसमें कोई एक्स्ट्रा जीन डालोगे तो जीनोटाइप चेंज होगा, और जीनोटाइप चेंज का रिजल्ट क्या होता है, फिनोटाइप चेंज, तो फिनोटाइप उसका चेंज हो जाएगा। अब अगला क्या होगा, कल्चरिंग, इस होस्ट सेल को कल्चर करना। तो हम कल्चर करेंगे ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल को स्टेराइल या एसेप्टिक कल्चर मीडिया में। अब स्टेराइल या फिर एसेप्टिक कल्चर मीडिया क्या है, तो पहले समझते हैं कल्चर मीडिया क्या है। किसी बैक्टीरिया को, किसी भी सेल को
अगर हम लैब में ग्रो कराते हैं तो लैब में ग्रो कराने के लिए उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो माध्यम हम प्रोवाइड करते हैं उसको, ठीक है, वही कल्चर मीडिया कहलाता है। ठीक है, उस कल्चर मीडिया के थ्रू हम बैक्टीरिया को उसका न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं, हम प्रॉपर पीएच देते हैं, प्रॉपर टेम्परेचर देते हैं, प्रॉपर लाइट देते हैं, ठीक है, वही कल्चर मीडिया होता है। अब ये स्टेराइल का मतलब क्या है? स्टेराइल का मतलब है माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, यानी उस कल्चर मीडिया में कोई दूसरा माइक्रोब्स ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो। मान लो मैंने ई कोलाई को कल्चर करना है मुझे, और उस कल्चर मीडिया में पहले से कोई दूसरी बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया हमारे ई कोलाई से कंपटीशन करेगी न्यूट्रिशन के लिए। तो हो सकता है हमारी बैक्टीरिया पे वो, ठीक है, डोमिनेंट हो जाए, तो हमारी बैक्टीरिया का ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो उसमें कोई दूसरी बैक्टीरिया ना हो, इसी को कहते हैं स्टेराइल कल्चर मीडिया। ठीक है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, ताकि हम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बना सकें। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाना, जैसे वैक्सीन बनाना, ठीक है, एंटीबायोटिक बनाना, एंजाइम बनाना, एटसेट्रा, और भी कोई हार्मोन, कोई प्रोटीन बनाना, ठीक है, एट लार्ज स्केल पे। तो कल्चरिंग में हम ये काम करते हैं, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इन सबको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ऐसे अभी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई होंगी, समझना बेटा। फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक बार थोड़ा पहले समझना, ये डायग्राम नहीं बनाना है, ये डायग्राम मैं प्रॉपर बनाऊंगा, अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। हमारा टारगेट ये है, हमारा एम ये है कि वही जो एग्जाम्पल मैंने बताया कि ह्यूमन का जो इंसुलिन हार्मोन है वो बैक्टीरिया में बनाना। हम चाहते हैं ह्यूमन इंसुलिन हार्मोन को बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस करना, लार्ज स्केल पे, बड़े स्केल पे। अब इसके लिए हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग और कल्चरिंग दोनों का सहारा लेना होगा। तो पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग आते हैं, ठीक है। अब बताओ, ये हो गया हमारा ह्यूमन सेल, ठीक है। इस ह्यूमन सेल के अंदर ये मान लो ह्यूमन का डीएनए हो गया, और इस ह्यूमन डीएनए में ये डीएनए है इंसुलिन प्रोटीन बनाने का, यानी जीन है, इंसुलिन का जीन हो गया। तो मुझे इस पूरे सेल से क्या चाहिए? इंसुलिन का जीन चाहिए। तो इंसुलिन का जीन हमारा डिजायर डीएनए हुआ कि नहीं हुआ? हम उसी उसी को चाहते हैं, हम उसका उसका प्रोडक्ट चाहते हैं। तो इसी को हम डिजायर डीएनए कहेंगे, या फिर इसी को जीन ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे, यानी इस जीन में हमारा इंटरेस्ट है। बात समझ गए? ठीक है, तो जिस भी डीएनए में हमारा इंटरेस्ट होता है उसी डीएनए को डिजायर डीएनए कहा जाता है। तो डिजायर डीएनए समझ में आ गया? ठीक है, तो पहला स्टेप सुनना बेटा, आइडेंटिफिकेशन। पहले तो हम पहचाने, ठीक है, कि वो जीन है कौन सा, ठीक है। आइसोलेशन, हम उसको बाहर निकालें। एंड मैनिपुलेशन, अगर उसमें किसी अल्टरेशन की जरूरत है तो वो अल्टरेशन करें, और नहीं जरूरत है तो नहीं करें। बात समझ गए? तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस सेल से उस डीएनए को आइडेंटिफाई करके आइसोलेट कर लिया, ठीक है। ये हमारा डिजायर डीएनए आ गया। क्या आ गया? डिजायर डीएनए। ये डिजायर डीएनए हो गया, ठीक है, इंसुलिन का जीन हो गया। अब इसमें अगर किसी मैनिपुलेशन की जरूरत है तो हम करेंगे, नहीं जरूरत है तो नहीं करेंगे। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब पहला स्टेप समझ में आया? अब सुनना बेटा, अब मुझे इस इंसुलिन के जीन को इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना है, ताकि इस बैक्टीरिया के अंदर ये एक्सप्रेस करे, ये अपना एमआरएनए बनाए, उस एमआरएनए का ट्रांसलेशन हो, उससे प्रोटीन बने, और प्रोटीन ही तो हार्मोन होता है, ठीक है, वो बनाना। तो अब इसको इसमें ट्रांसफर करना है, तो जिस सेल में हम ट्रांसफर करते हैं उस सेल को होस्ट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये होस्ट सेल हो गया, ये हो गया होस्ट सेल। अब मुझे इसको होस्ट सेल में ट्रांसफर करना है, लेकिन ये होस्ट सेल में अपने आप नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? सुनना, हमारे इस डीएनए में ओराई नहीं है, ठीक है, हर जीन में तो ओराई होता नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे ही यहां पे ट्रांसफर कर दिया तो क्या ये यहां रेप्लिकेट कर पाएगा? और नहीं रेप्लिकेट कर पाएगा तो इसकी एक ही कॉपी रहेगी, तो एक ही बैक्टीरिया में ये रहेगा। हमको तो ऐसी बहुत सारी बैक्टीरिया बनानी है और सब में ये होना चाहिए, तो मुझे इसको एक ऐसे डीएनए के साथ जोड़ना होगा जिसके पास में खुद की ओराई हो, जो अपना रेप्लिकेशन करवाए तो हमारे डीएनए को भी रेप्लिकेट करवा पाए। और ऐसे डीएनए को वेक्टर डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर डीएनए। तो हमारे पास में एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पास में हमको पता चला कि प्लाज्मिड होता है, याद है? प्लाज्मिड। और इस प्लाज्मिड के पास में हमको पता चला कि अपना खुद का ओराई है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये अपना रेप्लिकेशन खुद करवा सकता है। तो हमने क्या किया, अब इस बैक्टीरिया से इसका ये प्लाज्मिड निकाल लिया, ये हो गया हमारा प्लाज्मिड। बात समझे बेटा? ठीक है, और इस प्लाज्मिड के पास में ओराई है, तो इस ओराई से ये प्लाज्मिड अपना एप्लीकेशन कर सकता है, और इस प्लाज्मिड को हम अब वेक्टर डीएनए कहेंगे। क्या कहेंगे? वेक्टर डीएनए, ठीक है। इसी को क्लोनिंग वेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारा क्लोन भी करवाएगा।
ठीक है, तो वेक्टर डीएनए हो गया। तो हमने प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर डीएनए लिया, तो हमने इससे प्लाज्मिड भी निकाल लिया। अब निकालने के बाद हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। कैसे जोड़ते हैं अभी मैं पूरा प्रोसेस डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो हमने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। जब हमने प्लाज्मिड के साथ अपना डिजायर डीएनए जोड़ दिया, ये हमारा डिजायर डीएनए इस प्लाज्मिड के साथ जुड़ गया। ठीक है, तो ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन गया बेटा? यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। बात समझ गए? अब क्या करेंगे, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो हमने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया और इस बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया, तो हमारा डिजायर्ड डीएनए भी तो आ गया बेटा। अब दूसरा स्टेप पढ़ना। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड डीएनए, ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू होस्ट सेल, इनटू होस्ट सेल बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर डीएनए। ये बात समझ में है? किसी डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर डीएनए की मदद से उसको कहां भेजना? होस्ट सेल के अंदर। होस्ट सेल क्या होता है समझ में आया? ठीक है, अब सुनना बेटा, जब हम किसी डीएनए को होस्ट सेल में भेज देते हैं, तो अगर कोई सेल किसी बाहर के फ्री डीएनए को अपने अंदर लेती है, तो वो सेल ट्रांसफॉर्म्ड सेल हो जाती है। ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट याद है? ठीक है, जब बैक्टीरिया के अंदर डीएनए ज्यादा था वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती थी। ठीक है, ऐसे ही ये अब होस्ट सेल क्या कहलाएगी? ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। तो हमने कहा फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल। जैसे ही डीएनए जाएगा होस्ट सेल क्या हो जाएगी? ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल। तो ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल बन गया। ठीक है, और इसका फिनोटाइप चेंज होगा कि नहीं होगा? ठीक है, जीनोटाइप चेंज होगा तो फिनोटाइप भी चेंज होगा। और यहां तक जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में यही सब किया जाता है। किसी डीएनए को निकाला जाता है, उसको काट छाट किया जाता है, उसको वेक्टर के साथ जोड़ा जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है और फिर सेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब मुझे क्या करना है, इस बैक्टीरिया को डिवाइड कराना है, ग्रो कराना है और ऐसी खूब सारी बैक्टीरिया बनानी है। तो जब ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगी बेटा, तो उसके अंदर ये हमारा प्लाज्मिड भी तो रेप्लिकेट करेगा। अब प्लाज्मिड रेप्लिकेट होकर 1 से 2 होगा, और जब प्लाज्मिड 1 से 2 होगा बेटा, तो हमारे डीएनए का भी तो 2 कॉपी बन जाएगा, साथ में हमारा डीएनए भी रेप्लिकेट होगा। तो हमारे डीएनए की क्लोनिंग होगी कि नहीं होगी? तो इस वेक्टर ने हमारे डीएनए को क्लोन कराया, इसलिए इसको नाम क्या कहा गया? क्लोनिंग वेक्टर। बात समझे? तो वेक्टर के पास में ओराई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, अब ऐसे एक तो ये क्या, दूसरा ये यहां पे क्या करेगा, ये डीएनए एक्सप्रेस करके एमआरएनए बनाएगा और ये एमआरएनए ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनाएगा और वो प्रोटीन हमारा डिजायर्ड प्रोटीन हो सकता है। तो हमारा प्रोटीन भी बन गया। तो ये अपनी कॉपी भी बढ़ाएगा और हमारे प्रोडक्ट को भी फॉर्म करेगा। इसके लिए मुझे इस सेल को डिवाइड करना पड़ेगा, इसको सरवाइव रखना पड़ेगा। तो अब इसके लिए हम आते हैं कल्चरिंग पे। तो हम क्या करते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं। ठीक है बेटा, इस फ्लास्क में डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं। इस डिस्टिल्ड वाटर में हम थोड़ा सा सुक्रोज डाल देते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, ताकि बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन मिल सके। हम NaCl डाल देते हैं, हम विटामिन डाल देते हैं। बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए जो कुछ चाहिए सब कुछ डाल दिया, घोल दिया। ठीक है, हमने इसका पीएच मेंटेन कर दिया, बैक्टीरिया को जितना पीएच चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, बैक्टीरिया को जितना टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, और फिर हमने इस बैक्टीरिया को इसमें ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो बना, ये कल्चर मीडिया बना। क्या बना? और इस कल्चर मीडिया में हमने ध्यान रखा कि कोई दूसरा माइक्रोब ना हो, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री रहे। ठीक है, और माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री रहेगा तो हमारी बैक्टीरिया को कंपटीशन नहीं मिलेगा और हमारी बैक्टीरिया का प्रॉपर ग्रोथ होगा। इसी को स्टेराइल कल्चर मीडिया कह दिया। अब हमने इसमें बैक्टीरिया को डाला, अब बैक्टीरिया डिवाइड हो रही है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32 ऐसे डिवाइड होकर अपना नंबर बढ़ा रही है। तो हम जितना चाहें उतना बैक्टीरिया बना सकते, नहीं बना सकते? बस हमको लगातार इसमें न्यूट्रिएंट मीडिया को मेंटेन करके रखना है। और जब बैक्टीरिया यहां डिवाइड करेगी, अपना नंबर बढ़ाएगी, तो एक्सप्रेस भी तो करेगी, तो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अब आ जाओ, कल्चर द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल को कल्चर करना। ठीक है, इन स्टेराइल या फिर इसी को एसेप्टिक कहते हैं, एसेप्टिक कल्चर मीडिया, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री कल्चर मीडिया में। ठीक है, इसको कल्चर करना किस लिए? फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक वैक्सीन, एंटीबायोटिक, एंजाइम एटसेट्रा एट लार्ज स्केल, ताकि हम लार्ज स्केल पे इनके प्रोडक्ट को बना सकें। ठीक है, तो ये स्टेप कल्चरिंग हो गया, ये स्टेप जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया। पूरे चैप्टर में हमको यही 2 चीज सीखना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और कल्चरिंग। कैसे करते हैं? कल्चरिंग करेंगे, प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे ही हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, यूज करने के लायक बन जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब एक आइडिया हुआ पूरे चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो अब ये डायग्राम मैं डिटेल में अच्छे से बनाऊंगा रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का, आप इतना लिख लो पहले।
अभी रुक जाओ बेटा। हम्म। दो ऐसे कंपाउंड जिनका ओरिजिन डिफरेंट हो बट फंक्शन सेम हो। बना सकते हो। बस एक काम करना है, यहाँ थोड़ा इस ऊपर स्पेस छोड़ना है। ठीक है। फिर इसके नीचे एक लाइन का स्पेस छोड़ना है, कुछ और लिखेंगे आगे, एग्जाम्पल एक लिखेंगे। ठीक है। और इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है। मैं बस बता दे रहा हूँ यहाँ पे। चलो मैं यहाँ पे ऐसे लाइन, यहाँ पे एक स्पेस छोड़ना है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे चाहिए, थोड़ा स्पेस, बस इतना चाहिए। ठीक है, एक एक लाइन, ताकि एक एग्जाम्पल लिख सकें, फॉर एग्जाम्पल। ऐसे करके अभी मैं समझाऊंगा उसको।
ध्यान दे बेटा, अब एक बार लिखना बंद करना, ठीक है? पहले समझ लो, देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करने जा रहे हैं हम, ठीक है? इसके लिए सबसे पहले हमको दो चीज चाहिए, एक तो डिजायर डीएनए चाहिए, दूसरा वेक्टर डीएनए चाहिए, ठीक है? ये दो चीजें चाहिए। अब फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमको ह्यूमन का इंसुलिन प्रोटीन, ठीक है, बैक्टीरिया में बनाना है और उसको लेके समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है कि हमने एक सेल से, जिस सेल में वो डीएनए है उसको आइडेंटिफाई किया और आइसोलेट किया। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। हमने डिजायर्ड डीएनए को आइसोलेट कर लिया। अब इस डिजायर्ड डीएनए को एक वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ के हमको क्या बनाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हमको एक वेक्टर डीएनए चाहिए। पहले समझना, वेक्टर डीएनए का मतलब प्लाज्मिड नहीं है, प्लाज्मिड उसका एक एग्जांपल है। वेक्टर डीएनए बहुत कुछ हो सकता है, वो प्लाज्मिड हो सकता है, वो कोई वायरस का डीएनए हो सकता है, वो और भी किसी सोर्स का डीएनए हो सकता है। तो वेक्टर डीएनए कहेंगे किसे, ध्यान सुनना, वो कोई भी डीएनए जिसके पास में अपनी खुद की ओराई हो, यानी जो अपना रेप्लिकेशन खुद से कर सकता हो और जो हमारे डीएनए को अपने साथ जोड़ के हमारे डीएनए को होस्ट सेल में लेके जा सके और ले जाके वहां उसको रेप्लिकेट करवा सके, उसको एक्सप्रेस करवा के उसका प्रोटीन बनवा सके। ऐसे किसी भी डीएनए को क्या कहते हैं, वेक्टर डीएनए। अब ये वेक्टर डीएनए कोई बैक्टीरिया का डीएनए हो सकता है जैसे प्लाज्मिड, किसी वायरस का डीएनए हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई और भी आर्टिफिशियली बनाया गया डीएनए हो सकता है जिसको हमने खुद से बना दिया हो, ठीक है। तो वेक्टर के एग्जांपल क्या क्या है डिस्कस करेंगे आगे। तो हमने क्या किया, ठीक है, ऐसे ही एक सेल से, एक बैक्टीरियल सेल से मान लो हमने प्लाज्मिड निकाल लिया, ठीक है, तो वेक्टर डीएनए निकाल लिया, तो हमारे पास में डिजायर्ड डीएनए भी आ गया और वेक्टर डीएनए भी आ गया। अब यहां से समझना है आपको, ध्यान सुनना है बेटा, इस टेस्ट ट्यूब में वेक्टर डीएनए और इस टेस्ट ट्यूब में डिजायर्ड डीएनए, ठीक है। अब क्या करना है, हमको इन दोनों डीएनए को जोड़ना है, लेकिन जोड़ने के लिए मुझे इन दोनों को कट करना पड़ेगा और दोनों में सेम तरीके का कट करना होगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं और इसको भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, एक स्पेशल टाइप का कट क्रिएट करता है, स्पेसिफिक कट क्रिएट करता है, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, कैंची, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर सीजर कैंची की तरह काम करता है। तो अब हमने क्या किया कि इस टेस्ट ट्यूब में हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल दिया, ठीक है, और जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, ठीक वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम इस टेस्ट ट्यूब में भी डालेंगे। यानी वेक्टर को भी कट करेंगे और इसको भी कट करेंगे। सेम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सेम होगा कि डिफरेंट होगा, तो दोनों को सेम टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करेंगे। यानी अगर इसको हम इको R1 एंजाइम से कट करते हैं तो इसको भी इको R1 एंजाइम से कट करेंगे, दोनों को सेम से कट करेंगे। और जब कट करेंगे तो क्या होगा, इस डीएनए पे देखो स्टिकी एंड बन जाएगा, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड एंड। हमको ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करना है जो जब डीएनए को कट करे तो देखो यहां पे दोनों तरफ डबल स्ट्रैंड था, अब इसने क्या किया, एक तरफ से सिंगल स्ट्रैंड कर दिया, तो दोनों तरफ से सिंगल स्ट्रैंड क्रिएट कर दे। इसका भी देखो क्या हो गया, सिंगल स्ट्रैंड हो गया। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि कभी आपने कारपेंटर को लकड़ी काट के जोड़ते हुए देखा होगा। अगर कारपेंटर को लकड़ी काट के जोड़ते हुए देखा होगा तो उसको देखा होगा ऐसे दो ग्रुप बना देता है वो, और फिर इसमें फेविकोल लगा के इन दोनों लकड़ियों को जब चिपकाता है तो आसानी से चिपक जाता है, जोड़ मजबूत होता है। अगर यही ऐसे चिपकाया जाए, ठीक है, तो ये टूट जाएगा, टूटने का खतरा ज्यादा। लेकिन ऐसे चिपका दिया है तो ये टूटने का खतरा क्या हो गया, कम हो गया। बात समझे बेटा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों में स्टिकी, स्टिकी मतलब चिपकने वाला, सिंगल स्टैंडर्ड, दोनों में स्टिकी एंड बन जाता है। और जब सेम से कट करते तो सेम बनता है, सेम तरीके का स्टिकी एंड बन गया, दोनों को कट कर दिया। अब क्या करेंगे, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब को इस टेस्ट ट्यूब के साथ मिला देंगे, मिला दिया, और मिला के इसमें डीएनए लाइगेज एंजाइम डाल देंगे। डीएनए लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं, गोद। ये क्या करेगा, इस डीएनए को इस डीएनए के साथ चिपका देगा, ऐसे ये दोनों डीएनए आपस में चिपक गए। अब चलो यहां पे एक नया कॉम्बिनेशन बना के नहीं बना, क्या ये वाला डीएनए, ठीक है, इस डीएनए में था, ठीक है, एक नया कॉम्बिनेशन बना, और नए कॉम्बिनेशन को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, और रिकॉम्बिनेशन बना हुआ इसलिए इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहते हैं, तो ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसी को शॉर्ट में आरडीएनए भी कहते हैं। अब से जब भी मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलूं तो आप आरडीएनए लिख सकते हो, ठीक है, या इसी को काइमेरिक डीएनए भी कहा जाता है, और यही है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसी को क्या कहते हैं,
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया। बात समझ गए? अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, अब क्या करेंगे, ठीक है, यहां पे इस टेस्ट ट्यूब में खूब सारे होस्ट सेल ले लेंगे। मान लो इकोलाई की सेल ले ली, ठीक है, हमको इंसुलिन जीन इकोलाई में ट्रांसफर करना था, तो इसमें खूब सारी इकोलाई बैक्टीरिया है। अब इसमें खूब सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, अब इन दोनों को आपस में मिला देंगे और मिला के अब इस डीएनए को इसमें ट्रांसफर कराएंगे। तो हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस होस्ट सेल में ट्रांसफर कराया, और जब हमने होस्ट सेल में ट्रांसफर कराया तो जिस सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला जाता है वो ट्रांसफॉर्म्ड सेल हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्रांसफॉर्म्ड सेल हो गई, ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल हो गई। बात समझ गए बेटा? और यहां तक हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया। देखो, ट्रांसफॉर्म्ड सेल बनना ही तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो सुनना, आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू होस्ट सेल बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर डीएनए एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको कल्चर करना है। तो हमने कल्चर मीडिया बना लिया। क्या बना लिया? कल्चर मीडिया। तो ये बन गया कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया, लेकिन पता हो ये कल्चर मीडिया स्टेराइल होना चाहिए, यानी कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए, कोई दूसरा कंटामिनेशन इसमें ना हो। कल्चर मीडिया बना लिया बेटा। अब इस कल्चर मीडिया में हम इस होस्ट सेल को डाल देंगे। जब ये होस्ट सेल इस कल्चर मीडिया में आएगा तो अब ये होस्ट सेल यहां डिवाइड करेगा, डिवाइड करके 1 से 2, ठीक है, फिर डिवाइड करके 2 से 4, 4 से 8, 16, 32 ऐसे डिवाइड होता जाएगा। और जैसे जैसे ये डिवाइड होगा साथ में हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है यहाँ पे, ये डिजायर्ड डीएनए एक्सप्रेस भी तो करेगा, और जब ये एक्सप्रेस करेगा तो अपना एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए जब ट्रांसलेट होगा तो प्रोटीन बनेगा और वो प्रोटीन हमको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने कल्चर कर लिया। तो कल्चरिंग हो गया, कल्चर द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल इनटू स्टेराइल कल्चर मीडिया फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट एट लार्ज स्केल। बात समझ गए? तो ये दूसरा स्टेप हो गया कल्चरिंग। इसी को बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये दोनों स्टेप मिला के हम कौन कौन से एम अचीव कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? पहला, हम जीन क्लोनिंग कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे अपने इस डिजायर्ड डीएनए की मल्टीपल कॉपी चाहिए, मैं चाहता हूं मेरे पास एक डीएनए ऐसा 100 डीएनए हो जाए, तो मैं इस वेक्टर के साथ जोड़ के जब भेजूंगा तो बैक्टीरिया जब डिवाइड होगी तो हमारा वेक्टर भी तो रेप्लिकेट करेगा, और वेक्टर के 100 कॉपी हो जाएंगे तो हमारे डिजायर्ड डीएनए के भी तो 100 कॉपी हो जाएंगे, और वो सभी एक दूसरे के क्लोन होंगे कि नहीं होंगे? फिर वहां से हम कट करके अपना डिजायर्ड डीएनए निकाल सकते हैं, जीन क्लोनिंग कर सकते हैं। याद करो, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने जीन क्लोनिंग किया था, याद आ रहा है? वहां पे वेक्टर कौन था? बैक और यैक, और हमारा डिजायर्ड डीएनए क्या था? ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन डीएनए को, और होस्ट कौन था? बैक्टीरिया और ईस्ट, उसमें ट्रांसफर किया था। तो हम क्लोनिंग कर सकते हैं। दूसरा, फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, हम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे, ठीक है, हार्मोन कोई हो गया, कोई एंजाइम हो गया, कोई वैक्सीन हो गया, कोई एंटीबायोटिक हो गया, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। अब सुनना, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी दूसरे का डीएनए भेज रहे हो जो उसका नहीं है, जैसे हमने ह्यूमन के इंसुलिन का डीएनए बैक्टीरिया में भेज दिया बेटा, तो उसके जीन में मॉडिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हुआ कि नहीं हुआ? इसी को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बन गई। अगर मान लो यही कोई प्लांट की सेल होती और उसमें अभी जो मैंने एग्जांपल दिया हिरुडीन, हिरुडीनेरिया का हिरुडीन जीन भेज रहे हो, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट सेल हो जाएगा। ठीक है, अगर यही कोई एनिमल हो, रोजी काऊ की बात की मैंने, जहां पे हमने ह्यूमन का अल्फा लेक्टो एल्ब्यूमिन जीन भेजा था, तो ट्रांसजेनिक एनिमल, सॉरी, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल हो जाएगा। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, या इसी को ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब सुनना, ट्रांसजेनिक क्या है? अगर किसी सेल में किसी दूसरे सोर्स का जीन भेज रहे हैं, जैसे मान लो ये ई कोलाई है और ये जो डीएनए है, ये डीएनए ह्यूमन का इंसुलिन जीन है, तो क्या ये ई कोलाई का डीएनए है? नहीं है ना, तो ये ट्रांसजीन हो गया, डीएनए हो गया। क्या हो गया? इसको ट्रांसजीन कहेंगे। और जब कोई ट्रांसजीन किसी सेल में जाता है तो वो सेल ट्रांसजेनिक हो जाती है। क्या होती है? तो अगर मैंने बैक्टीरिया में भेजा तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगी? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। क्या कहलाएगी? अगर मैंने एनिमल में भेज दिया तो ट्रांसजेनिक एनिमल, और प्लांट में भेज दिया तो ट्रांसजेनिक प्लांट। बात समझ गए? कोई दिक्कत यहां तक? अब सुनना बेटा, वेक्टर डीएनए जो है
वो हमारे डिजायर्ड डीएनए को अपने ऊपर बिठा के और यहां तक लेके आ रहा है, एक व्हीकल की तरह काम कर रहा है। इसलिए वेक्टर डीएनए को व्हीकल डीएनए भी कहा जाता है। और व्हीकल पे जो बैठ के आता है उसको पैसेंजर कहते नहीं कहते हैं? तो क्योंकि हमारा डिजायर्ड डीएनए इस व्हीकल पे बैठ के आ रहा है, इसलिए हमारे डिजायर्ड डीएनए को कहते हैं पैसेंजर डीएनए कहते हैं। एक और पॉइंट सुनना, ये अक्सर हमारा जो होस्ट सेल होता है वो डिजायर्ड डीएनए से अलग होता है। जैसे अगर हमने डिजायर्ड डीएनए ह्यूमन से लिया है तो होस्ट सेल ह्यूमन नहीं होगा, क्योंकि अगर ह्यूमन का डीएनए ह्यूमन में ही डाले क्या फायदा, बात समझे? तो हमारे अगर जैसे मान लो ये इकोलाई है और हमने डीएनए डाला ह्यूमन का, तो ह्यूमन का डीएनए डाला इकोलाई में, तो इकोलाई के लिए ये जो डीएनए है ये एलियन है कि नहीं है? एलियन है ना, फॉरेन है कि नहीं है? इसीलिए हम डिजायर डीएनए को एलियन डीएनए भी कहते हैं और फॉरेन डीएनए भी कहते हैं। तो इसका नाम कितना हो गया? पहला डिजायर डीएनए, दूसरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट, तीसरा पैसेंजर डीएनए, और चौथा एलियन डीएनए, पांचवा फॉरेन डीएनए। इसको कहते हैं वेक्टर डीएनए या फिर व्हीकल डीएनए या होस्ट सेल। होस्ट सेल हमारा प्लांट सेल भी हो सकता है, एनिमल सेल भी हो सकता है और बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है। बात समझ गए? अब सुनना बेटा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? एक नोट करके यहां पे एक बात लिखते हैं, ठीक है? और नोट में फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, और दो बहुत ही अच्छे लोगों का नाम लिखते हैं, कुहन एंड बायर, ठीक है? अब इन लोगों ने क्या किया, ये क्यों अच्छे हैं, बात करते हैं। फॉर्म्ड फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्होंने ही बनाया था। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए एनसीईआरटी की लाइन ने पूछा जाएगा किसने बनाया था, तो कुहन और बायर ने, ठीक है? अब सुनना कैसे बनाया था, इसी को मैं कुहन बायर का एग्जांपल बना देता हूं ताकि अलग से हमको ना पढ़ना पड़े, हम डायग्राम देखें तो हमको समझ में आ जाए, ठीक है? तो कुहन बायर ने पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया देखते हैं बेटा। अब सुनना, कुहन बायर ने क्या किया, ठीक है, जो डिजायर्ड डीएनए लिया वो लिया फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, तो डिजायर्ड डीएनए को कर दो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन। अब सुनना, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन क्या है इसको समझते हैं। देखो, बैक्टीरिया जो होती है, इस बैक्टीरिया के पास में प्लाज्मिड होता है, ठीक है? और कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जिनके पास में एक स्पेशल टाइप का डीएनए पाया जाता है, ठीक है? और ये डीएनए क्या करता है, इस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचाता है। जिस भी बैक्टीरिया के पास में ये डीएनए होगा, उस बैक्टीरिया को अगर आप एंटीबायोटिक दोगे तो वो बैक्टीरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से नहीं बचेगी, मरेगी, ठीक है? तो जो जीन एंटीबायोटिक से बचा है वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन होता है। तो इन लोगों ने क्या किया, ऐसे ही एक बैक्टीरिया से, अब किससे निकाला एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है, पूछेगा भी नहीं, ठीक है? बस इतना याद रखना है कि एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से क्या निकाल लिया, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, और उसी को क्या बना दिया, डिजायर्ड जीन। तो पूछा जाएगा आपसे कि डिजायर्ड जीन क्या लिया था इन लोगों ने, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन। अब सुनना दूसरा, अब इनको वेक्टर डीएनए चाहिए था, तो वेक्टर डीएनए कहां से लिया, तो ध्यान से देखो, अब उन्होंने एक बैक्टीरिया होती है साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है? तो ये बैक्टीरिया आपको साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का लेना है। उन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का की नेटिव प्लाज्मिड, यानी उसका प्रॉपर अपना खुद का प्लाज्मिड था, उस प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिया। तो अब चलो इसको, इस वेक्टर को कर दो एग्जांपल प्लाज्मिड, क्या हो गया, प्लाज्मिड। तो उन्होंने वेक्टर क्या लिया, प्लाज्मिड वेक्टर, और प्लाज्मिड किसका, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का। तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड निकाला और एक बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन निकाला, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से कट किया, दोनों को जोड़ के क्या बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस तरीके से पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था, ठीक है? फिर उसको इन्होंने ट्रांसफर किस में किया, होस्ट सेल में, और जो होस्ट सेल लिया वो था इकोलाई। किस में ट्रांसफर किया, इकोलाई में। तो होस्ट सेल लिया इकोलाई, ठीक है? और इकोलाई में ट्रांसफर करके इन तीनों में से उन्होंने क्या कराया, जीन क्लोनिंग, यानी इस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन की मल्टीपल कॉपी तैयार करवाई, ठीक है? तो कोई आपसे पूछे कि कुहन बायर का एक्सपेरिमेंट तो बता दोगे
कि कुहन बायर ने, ठीक है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन लिया एज ए डिजायर्ड डीएनए, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का प्लाज्मिड लिया एज ए वेक्टर, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से कट किया, दोनों को लाइगेज से जोड़ के क्या बनाया, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और फिर उसको किस होस्ट में डाला, ई कोलाई में, और क्या करवाया, जीन क्लोनिंग। बात समझ गए, ठीक है, लिख लो। हाँ, डिजायर्ड डीएनए को ट्रांसजीन बोलेंगे होस्ट के रिस्पेक्ट में, अगर वो होस्ट के का नहीं है, होस्ट से अलग सोर्स का है, तो ट्रांसजीन हो गया। सिस और ट्रांस समझते ना, ट्रांस का मतलब अलग, सिस का मतलब सेम, तो अलग सोर्स से आ रहा है तो क्या है, ट्रांस। जैसे मान लो कि मेरे में किसी प्लांट का जीन डाला जाए, तो प्लांट का जीन मेरे लिए क्या है, ट्रांस, और अगर वो जीन मेरे में डाल दिया गया तो मैं क्या बन गया, ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है। सेम एक केस में होगा, और वो केस होगा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में जैसे मान लो तुम्हारा कोई जीन म्यूटेट हो गया है, तो तुम्हारे में ह्यूमन का जीन नहीं डालेंगे ना, तुम्हारे में ह्यूमन जीन की एक नॉर्मल कॉपी डाल देंगे। बाकी इस केस में अक्सर ये डिफरेंट होते हैं, इसलिए इसको हेट्रोलॉगस कहते हैं। होमोलॉगस मतलब सेम, इसलिए इसको हेट्रोलॉगस होस्ट सेल भी कहते हैं, वो आगे आएगा टर्म। अब मिटा दो ये। हाँ, बस हो गया, वही लिखना था, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। नोट का सेकेंड पॉइंट है भैया। एक थोड़ा सा पॉइंट सुनना बेटा, ये भी दूसरा नोट ये है, एक तो पहला कुहन बायर, उन्होंने पहला रिकॉमेंड इन्हें बनाया। दूसरा पॉइंट सुनना, पाउल बर्ग, इनको कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर किया था, इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। पहली बार
किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन किसी दूसरे सेल में सक्सेसफुली ट्रांसफर किया था। ठीक है, इसलिए इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। अब किसका जीन किस में ट्रांसफर किया था समझना। तो एक वायरस होता है SV40 वायरस, सीमियन वायरस कहते हैं, मंकी में इन्फेक्शन कॉज करता है। इसका एक डीएनए लिया इन्होंने और लैम्डा फेज वेक्टर की मदद से, ठीक है, ई कोलाई सेल के अंदर ट्रांसफर कराया। अब सुनना, एक्चुअल में लैम्डा फेज जो होता है वो जनरली ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है, याद होगा आपको। वो ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है, उसमें अपना डीएनए इंसर्ट करता है और वहां पे अपने रेप्लिकेशन करता है। तो लैम्डा फेज पहले से ई कोलाई को इन्फेक्ट करता था। अब इन्होंने क्या किया, इसका फायदा उठाया और लैम्डा फेज के अंदर SV40 का डीएनए डाल दिया। ठीक है, अब जब ये लैम्डा फेज इसको इन्फेक्ट करने आया तो SV40 का डीएनए इसने क्या किया, बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया। इस तरीके से SV40 वायरस का डीएनए लैम्डा फेज की मदद से कहां ट्रांसफर हुआ, ई कोलाई में। कहां ट्रांसफर हुआ, ई कोलाई में। इस तरीके से किसी दूसरे सोर्स का डीएनए किसी दूसरे सेल में सक्सेसफुली ट्रांसफर करने का काम इनका था। ठीक, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। अब सुनना, ये पूरा चैप्टर पढ़ना कैसे, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। एक बार समरी देख लेते हैं ताकि हमको आगे चैप्टर में कभी भी कोई दिक्कत आए, ये डायग्राम आके देखेंगे, हमारा सारा दिक्कत कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां से पढ़ेंगे कैसे बेटा। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से टूल्स लगेंगे उसकी बात करेंगे। तो पहला टूल पढ़ेंगे एंजाइम। अब कौन कौन से एंजाइम लगेंगे वो पढ़ेंगे। तो चलो, पहला, सबसे पहले हमको सेल से डीएनए को बाहर निकालना है। तो सेल से डीएनए को बाहर निकालना है तो पहले सेल को तोड़ना पड़ेगा। सेल के मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे तभी तो डीएनए बाहर आएगा। तो पहला पढ़ेंगे लाइजिंग एंजाइम। क्या पढ़ेंगे बेटा, दूसरा, डीएनए बाहर आ गए दोनों तो इनको कट करना है। कट करने के लिए हमको पढ़ेंगे क्लीविंग एंजाइम। क्या पढ़ेंगे, क्लीविंग एंजाइम। और उसमें एग्जांपल है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज। तो क्या पढ़ेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज। कट कर दिया, फिर जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे, लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज पढ़ेंगे। इस तरीके से हम एंजाइम पढ़ लेंगे। पहला टूल एंजाइम कंप्लीट। जब एंजाइम कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा टूल पढ़ेंगे वेक्टर। तो पढ़ेंगे वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, और फिर वेक्टर के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फास्मिड। ठीक है, ये सारे एग्जांपल पढ़ेंगे। तो वेक्टर क्या क्या हो सकता है वो पढ़ेंगे। जब वेक्टर पढ़ लेंगे तो तीसरा टूल पढ़ेंगे, ठीक है, डिजायर डीएनए। तो डिजायर डीएनए क्या है ये तो पता है, वहां ये पढ़ेंगे कि किसी सेल से डिजायर डीएनए ऑब्टेन कैसे करते हैं। ठीक है, डिजायर डीएनए पढ़ लेंगे। उसके बाद लास्ट टूल होगा होस्ट सेल। तो होस्ट सेल क्या क्या हो सकता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, कोई भी सेल हो सकती है, कोई भी लिविंग सेल हो सकती है। आपका एक्सपेरिमेंट कैसा उसके अकॉर्डिंग होस्ट सेल हो जाएगा। जब होस्ट सेल पढ़ लेंगे टूल हो जाएगा कंप्लीट। टूल पढ़ लेंगे, जब टूल कंप्लीट हो जाएगा फिर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। फिर हेडिंग करेंगे प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और फिर यही पूरा प्रोसेस शुरू से पढ़ेंगे। फिर पहला स्टेप पढ़ेंगे। पहले स्टेप में हम डीएनए आइसोलेट करना सीखेंगे कि कैसे पूरा डीएनए निकालें। तो पहले तो पूरा डीएनए निकालेंगे। फिर दूसरा स्टेप पढ़ेंगे उसमें से डिजायर्ड डीएनए कैसे निकालें ये पढ़ेंगे। फिर तीसरा स्टेप पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। फिर चौथा स्टेप पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम सेल में कैसे ट्रांसफर करें। अब सुनना बेटा, अगर ये बैक्टीरिया सेल है तो उसमें ट्रांसफर करने की टेक्निक अलग होगी। तो बैक्टीरिया में पहले, बैक्टीरिया में कैसे ट्रांसफर करते हैं ये पढ़ेंगे। अगर ये प्लांट सेल है उसमें ट्रांसफर करने की टेक्निक अलग होगी, तो प्लांट के लिए प्लांट वाला टेक्निक पढ़ेंगे। अगर ये एनिमल सेल है उसमें ट्रांसफर करने की टेक्निक अलग होगी, फिर एनिमल वाले पढ़ेंगे। ऐसे हम फिर इसको ट्रांसफर करने की बात करेंगे। अब सुनना, बैक्टीरिया का एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो मैंने ट्रांसफर कर दिया, क्या जितनी सेल होंगी सब में ये डीएनए चला ही जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो कुछ सेल ऐसी भी होंगी कि हमने ट्रांसफर किया लेकिन कुछ सेल ऐसी थी जिसमें कोई ये डीएनए गया ही नहीं, और कुछ में गया। तो जिसमें नहीं गया वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, और जिसमें गया वो ट्रांसफॉर्म। हमको चाहिए कौन सा बेटा, तो सीखेंगे कि ट्रांसफॉर्म में से नॉन ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में से ट्रांसफॉर्म कैसे सेलेक्ट करें। तो सिलेक्शन सीखेंगे। जब ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, इसको एक टेस्ट ट्यूब में रखेंगे और टेस्ट ट्यूब में लैब के अंदर पहले हम इसको ग्रो करके देखेंगे कि क्या इसने अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाया। कि अगर डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया और वो यूज के लायक है यानी हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब मुझे इस प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे बनाना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना है, तो क्या मैं टेस्ट ट्यूब में कर सकता हूं।
तो अब हम पढ़ेंगे इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर स्टील का कंटेनर आएगा बड़ा सा 1000 लीटर का। 1000 लीटर का कंटेनर लेंगे, उसमें 1000 लीटर मीडिया बनाएंगे और फिर उसमें इस बैक्टीरिया को डालेंगे। फिर वहां ये बैक्टीरिया लार्ज स्केल पे ग्रो करेगी, खूब सारा प्रोडक्ट बनाएगी। अब उसमें से अपने प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे, आइसोलेट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, यूज के लायक बनाएंगे, इसको डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे कहेंगे। फिर उसका टेस्ट करेंगे, अगर सब कुछ सही रहा तो मार्केट में उसको बेच देंगे, पैसा मिलेगा, घर चलाएंगे अपना। यही पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर यही है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर अब समझ में आया। अब कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो तो आपको ये डायग्राम देख लेना है, पूरे चैप्टर में यही डायग्राम है। ठीक है। ये इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के ट्रांसफर किया बेटा, ठीक है, उसके थ्रू बात कर रहा हूं। लेकिन पहली बार केवल जीन ट्रांसफर करना नॉर्मली बिना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए, इसकी बात कर रहा हूं। इन्होंने ऐसे कट करके जोड़ के ऐसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के कुछ नहीं किया था। ठीक है, इन्होंने बस जीन ट्रांसफर की बात कर रहे हैं हम। चलो बेटा, थैंक यू।